हेलो एवरीवन। देखिए अब बोहर मॉडल करते हैं हाइड्रोजन एटम का। देखो बोहर ने क्या किया था, जो क्लासिकल थ्योरीज जैसे जो थॉमसन ने दी थी और जो आपके पास रदरफोर्ड ने दी थी, ठीक है, उनको इसने कंबाइन किया और साथ में जो प्लैंक्स का कंसेप्ट था, मतलब जो क्वांटम कंसेप्ट दिया था प्लैंक्स ने, उसको भी कंबाइन कर दिया, ठीक है, और अपने 3 पोस्टुलेट्स बताए, मतलब कि अपना रिजल्ट तैयार किया उसने, ठीक है, 3 पार्ट्स में। देखो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, यानी कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो उसने क्या बताया कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सेंट्रल पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इस पूरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात उसने बताई। दूसरी बात क्या बताई उसने इसमें ही, कि पूरे एटम का जो मास होगा वो भी कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा। जैसे मैंने आपको वो कॉपी वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है, जो कि हमारा रदरफोर्ड ने भी बताई थी ये बात, लेकिन बोहर ने क्या किया है, अब ये सब चीज़ें कंबाइंड कर दी। समझ रहे हो, तो कंबाइन करके उनकी भी बातें ले ली और कुछ अपनी भी बताई हैं। तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था कि सेंटर पे क्या होगा, इसका मास कंसंट्रेट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको कॉपी वाले कंसेप्ट से भी बताया था ये, कि अगर आप कॉपी को घुमाते हो तो ऑब्वियस है उसका सेंटर लेना पड़ता है फिंगर से, है ना। अगर आप फिंगर उसके सेंटर पे रखोगे कॉपी को तो अच्छे से घूमती है, नहीं तो वो घूमती नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ भी, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉपी भी क्या है, एटम से ही मिलकर बनी है, ठीक है। कोई भी मैटर है जो है वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर भी जो हम एटम की बात कर रहे हैं उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि जो एंटायर मास है वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, सेंटर पर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। और साथ में उसने ये बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या बताया, सेकंड पोस्टुलेट में वो ये कहता है कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये कैसा ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, यानी कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। क्लियर ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है जिसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। और साथ में उसने एक बात बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लूज नहीं करेगा घूमते हुए, ठीक है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये घूमता हुआ क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। ये बात इसने ठीक की, बोहर ने बताया कि ये लूज नहीं करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर ये लूज कर रहा है एनर्जी को, ऑब्वियस है फिर ये न्यूक्लियस में ही जाएगा, यानी कि कोलैप्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी गलत थी रदरफोर्ड की कि ये लूज करता है एनर्जी को, ठीक है। तो बोहर ने ये बात क्लियर की है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को लूज नहीं करता है। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट पोस्टुलेट में देख लेते हैं क्या लिखा है। कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। बोहर के अकॉर्डिंग एवरी एटम जो है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल पार्ट, क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियस, जिसमें कि इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास एटम इज कंसंट्रेटेड। एंटायर पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है, और साथ में जो है पूरा का पूरा मास एटम का वो भी कंसंट्रेट होता है सेंटर पर ही। और सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको बताई दी है कहानी, वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HO बाई 2 पाई। मतलब ये चीज़ समझो, देखो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है बोहर ने बताया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो कितना बताया, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ पर एक n लगाएंगे, n H/2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, ये उसने एंगुलर मोमेंटम बताया। और नॉर्मल आपको पता है, ये जैसे नॉर्मल एक सर्कल लिया मैंने, यहाँ पर कोई चीज़ ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है जिसका मास m है। क्लियर। और इसकी जो रेडियस है ये है r। तो हमें पता है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r होता है, ठीक है। तो ये भी हमें पता है यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ये कितना होता है आपके पास, ये है आपके पास यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम ये हम L से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ वाला भी L से, और जो कि हमें पता है कितना होता है, mv/r होता है। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन निकल सकता है कि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है, तो हम इसको इक्वेट करें तो mv/r इज इक्वल टू में NH/2 पाई। ये आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ये बात, ठीक है, कि किसी एटम के लिए अगर हम देख रहे हैं कि कितने ऑर्बिट्स होंगे तो वो हम यहाँ से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। देख लो इन सब की वैल्यूज़ अगर पता है हमें mv/2 पाई, और ये h तो हमें पता ही है क्या होता है,
प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस n की वैल्यू निकाल सकते हैं और n से हम पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, वैल्यू होगी इसकी 1 2 3, इस तरीके से हम रखेंगे। समझ रहे हो ये सब चीज़ें, तो ठीक है। और साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर लिख रखा है इसके बारे में, देखो द क्वांटम कंडीशन क्या करती है, लिमिट्स द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स। ये क्वांटम कंडीशन जो है हमारे पास, ये क्या करती है कि कितने ऑर्बिट्स अलाउड होंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको बताया एन की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको शुरू में ही बात बता दी थी कि सेकंड पोस्टुलेट में वो क्या बात बोलता है कि ये एनर्जी को लूज नहीं करते, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी को लूज करते हैं। तो ये चीज़ बोहर ने ठीक करी, उसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट्स, जब रिवॉल्व करेंगे इन ऑर्बिट्स में, शैल नॉट लूज एनर्जी। क्लियर है, यानी कि इनमें क्या होगी, जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो ना, लूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, अगर इस ऑर्बिट में ऑब्वियसली बात है वो घूम रहा है, ठीक है, तो एंटायर ऑर्बिट में ये क्या रहेगी, एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी जिससे वो घूम रहा है, ठीक है। वो अलग बात है, जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा हमारे पास उसमें एनर्जी अलग होगी, लेकिन जो भी एनर्जी होगी इस ऑर्बिट में वो कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो, ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करेगी एनर्जी, ना कि एक ही ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या रिवॉल्व हम बोल रहे हैं कि कर रहा है, ये नहीं बोलेंगे कि रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी लूज कर रहा है। क्लियर, इतनी बात, ये बात हम थर्ड में क्लियर करते हैं। यहाँ से ये बात समझ में आई है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। और दूसरी उसने जो बताई है कि एनर्जी को लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। क्लियर, क्लियर है। अब देखो जो थर्ड पोस्टुलेट है इसका, उसको समझते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो इसमें क्या कहता है ये कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। देखो सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या बात बताई आपको कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता एनर्जी जब वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, ठीक है। थर्ड में वो क्या बता रहा है आपको कि एमिशन होगा एनर्जी का या एब्जॉर्प्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। देखो जरा इस चीज़ को समझो, जैसे मान लो ये दो ऑर्बिट हैं, एक ये ऑर्बिट हो गया और एक ये वाला ऑर्बिट हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लो इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ को समझना, ये वाला जो ऑर्बिट होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है जिसकी वैल्यू मैं n इक्वल टू 1 बात करूँ, ठीक है, ये फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसमें एनर्जी सबसे कम होती है। फिर जो दूसरा ऑर्बिट होगा n इक्वल टू 2 जिसको हम बोलेंगे, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर अगर तीसरा भी बना देंगे हम ऑर्बिट इसमें, सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसमें भी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब जितना न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिट उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब अब ये वाला अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं मैं 1 और 2 में, तो 1 वाला क्या है, लोअर एनर्जी वाला है ऑर्बिट है, और 2 वाला हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है। क्लियर। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मान लो वो सेकंड से फर्स्ट में आया, सेकंड में एनर्जी ज़्यादा है और फर्स्ट में एनर्जी कम है, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी क्या करेगा, लूज करेगा। जितनी एनर्जी 1 में चाहिए उतनी ही रखेगा अपने पास, बाकी सब क्या कर देगा, लूज कर देगा। समझ लो, जैसे मान लो इस वाले ऑर्बिट में एनर्जी 2 है और फर्स्ट वाले में एनर्जी 1 है, तो यहाँ पर जब वो आएगा तो E2 माइनस E1 कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। जितनी एनर्जी इसमें से निकलेगी ऑब्वियसली बात है उसको हम क्या बोलेंगे, एमिट हो गई, दैट इज एमिशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब उल्टा मान लो, अब ये कंडीशन तो मैंने जो आपको बताई है, क्या बताइए, हायर टू लोअर जंप करता है। अब मान लो लोअर टू हायर जंप करना है, तब क्या करेगा। देखो ऑब्वियसली बात है, लोअर वाले में क्या है, एनर्जी कम है और हायर वाले में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके पास तो लो एनर्जी है, ठीक है ना, और इसके पास जाने के लिए सेकंड में इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए वही करना पड़ेगा हमें, हायर टू लोअर माइनस, ठीक है। तो इसमें भी E2 माइनस E1 करेंगे। क्लियर। अब देखो जब वो लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है, तब क्या कर रहा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और जब वो हायर टू लोअर गया तब उसने एनर्जी को क्या किया, एमिट किया। समझ रहे हो, क्योंकि उसे लो एनर्जी चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में आप ये चीज़ देखो कि एनर्जी हम कैसे पता करेंगे कि एमिट हो रही है कितनी या फिर एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, वो हमें पता करना पड़ेगा हायर माइनस लोअर करके ही, ठीक है ना। अब देखो जरा इस चीज़ को दोबारा समझो, मान लो वो लोअर से हायर पे गया, ठीक है, तो एनर्जी क्या हुई, लोअर से हायर जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि एनर्जी इसको चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितनी इसके पास यहाँ है और जितनी इसको चाहिए यहाँ आने के लिए। समझ रहे हो, इनको माइनस करेंगे, जैसे मान लो इसमें एनर्जी E2 है, इसमें E1 है, इसके पास तो E1 एनर्जी है, इसको चाहिए कितनी, E2, तो जितनी चाहिए दैट इज E2 माइनस E1 कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ 4 है और इसके बाद 2 है, तो 2 की एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो, एब्जॉर्ब करेगा कितनी, 2 की। अब मान लो वो हायर टू लोअर जा रहा है, तो एमिट करेगा। एमिट भी हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी कर रहा है, हायर में से लोअर वाली माइनस करेंगे, इसमें भी 4 माइनस 2 करेंगे तो कितनी करेगा, 2। तो इसमें मेन बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जब वो लोअर टू हायर जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर,
एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो लोअर टू हायर जा रहा है। जब वो हायर टू लोअर आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। लेकिन दोनों ही केस में कितनी एमिट हो रही है कितनी एब्जॉर्ब हो रही है वो हमें पे कैसे पता चलेगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करेंगे उसी में, समझ रहे हो। अगर हमें देखना एब्जॉर्ब कितनी हुई है तब भी हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 की एब्जॉर्ब करेगा तभी चाहिए जाएगा ऊपर, ठीक है। और जब हम कहेंगे एमिट कितनी करेगा तब भी हमें ये पता होना चाहिए कि हायर में कितनी है और लोअर में कितनी है, ताकि हायर माइनस लोअर करके हम बोल दें कि इतनी एनर्जी उसने क्या करी है, एमिट करी है। क्लियर। तो यही बात यहाँ देखो थर्ड पोस्टुलेट में लिखी हुई है, इस चीज़ को समझो। क्या लिखा हुआ है देखो, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। मतलब एमिशन बता दी मैंने आपको कब होगी, जब वो हायर टू लोअर में जाएगा, और एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब वो लोअर टू हायर में जाएगा। तो यहाँ उसने दोनों बातें लिख दी हैं, एमिशन भी और एब्जॉर्प्शन भी कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। और उसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या है, E2 माइनस E1, दैट इज हायर एनर्जी लेवल माइनस में लोअर एनर्जी लेवल। और वो जितनी एनर्जी होगी उसको हम किससे लिख रहे हैं, एच म्यू से। क्लियर है। इसी जब भी रेडिएशन होती है हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, एच म्यू में, ठीक है। तो ये एनर्जी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है, प्लैंक्स ने भी बताई थी ये बात, ठीक है। एच म्यू एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, इन एनी शेल, वो हम कैसे बता सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि E इजक्वल टू -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आप हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ठीक है, अब उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं उसमें कितनी एनर्जी है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो ये फॉर्मूला है आपके पास। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जैसे मान लो n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 के लिए देखो जरा एनर्जी कितनी होगी, अब हमारे पास -13.6 अपॉन में n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। कितनी आ गई एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जरा यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है जी। ये तो यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये है फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 वाला, और ये वाला n इक्वल टू 2 वाला ऑर्बिट हो गया, ठीक है। फिर अगेन और हो जाएंगे इसमें आगे n इक्वल टू 3 वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता रहा है इस वाले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, इस वाले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, और इस वाले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। क्लियर है। तो देखो जरा यहाँ पर आपको ये साफ दिखाई दे रहा है, -13.6 अपॉन में n की वैल्यू 1 रख दी तो 1 का स्क्वायर ये आ गया 13.6। n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, और ये आ गया 3.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये देखो जरा यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस के 13.6, यहाँ आ रहा है माइनस का 3.4, ठीक है। ऐसे ही सोन हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये वाला तो लोअर एनर्जी का बोला था मैंने फर्स्ट, और सेकंड वाला हायर एनर्जी का बोला था। यहाँ तो ये कम दिख रही है, कम नहीं दिख रही है, ये माइनस में भी तो है वैल्यूज़। आपको पता है ना माइनस में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। जैसे ये चीज़ पता है आपको, ये 0 है, इधर ये -1, ये -2 और ये -3। तो माइनस में 1 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू -3। ये तो चीज़ें तो पता है ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3, ये तो पता है ये 3 इधर 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर -1 बड़ा है -3 से। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव में जो वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो एक्चुअल में छोटे होते हैं नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, यहाँ माइनस में 13.6 तो ये कम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू माइनस का 3.4, -3.4 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू -13.6। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, -3.4 ज़्यादा है माइनस के 13.6 से। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये लो एनर्जी वाला, फिर उससे हाइयर, फिर और कम वैल्यू आएगी माइनस में यहाँ पर, तो वो हाइयर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट फर्स्ट वाला जो है हमारा, ये क्या है, कम एनर्जी का होता है, दूसरे वाला उससे ज़्यादा होता है, फिर तीसरे वाला और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने करके भी दिखा रखा है कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया इस वाले में, ठीक है। तो जंप कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर या तो एमिशन होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइयर टू लोअर जा रहा है, हाइयर टू लोअर जा रहा है, तो क्या होगा बताओ जरा, एमिशन होगी, एनर्जी एमिट होगी, ठीक है ना, यानी कि रेडिएशन यहाँ से एमिट होगी। कितनी एमिट होगी, हाइयर में से लोअर माइनस करो तो देखो E2 माइनस E1, माइनस का 3.4 माइनस ये वाला माइनस, फिर E1 कितना, माइनस का 13.6, -3.4 और माइनस प्लस 13.6, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी एमिट हो रही है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट हो रही है, समझ रहे हो। अब अगर ये ऐसे होता कि ये लोअर टू हायर किया है, अब लोअर टू हायर किया तो ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, क्योंकि इसके पास तो लो एनर्जी है, इसको ज़्यादा चाहिए, तो कितनी एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब के लिए भी क्या होगा, यही फॉर्मूला बनेगा। अब 10.2 क्या करेगा, ये इसको चाहिए। यहाँ पर इसके पास कितनी एनर्जी है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर कितनी चाहिए इसको, माइनस के 3.4। तो ऑब्वियस बात है कितनी एनर्जी इसको एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस के 10.2। तो देख लो माइनस का 13.6 प्लस का 10.2 कितना बन जाएगा, यहाँ से करोगे जब आप ये माइनस का 3.4 बन जाएगा। तो इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ पर आने के लिए। तो इतनी बात समझ रहे हो, एब्जॉर्ब हो या फिर एमिशन हो, फॉर्मूला वही रहेगा E2 माइनस E1। बस ये देखना है आपको, जब वो हाइयर टू लोअर जा रहा है तो एमिशन हो रहा है, जब वो लोअर टू हाइयर जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझ में आई कहानी।
ठीक है। तो ये थे बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना, 3 पोस्टुलेट्स हैं ये हमारे पास, और ये सिर्फ इसने हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बताया था, ठीक है। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।